हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नम्रता अग्रवाल और मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं रिपीट कर रही हूँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो 5 लॉ होते हैं, उसके अंडर आते हैं। देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन लॉज की हमको ज़रूरत क्या है, इन लॉज का हमारे लाइफ में या हम जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं उसमें क्या यूज़ है। ये जो लॉज हैं वो हमको बताते हैं कि एलिमेंट्स किस प्रपोर्शन में मिलेंगे, या आई कैन से हाउ द डिफरेंट एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाने के लिए एलिमेंट्स किस तरीके से या किस प्रपोर्शन में मिलेंगे वो हमको बताते हैं ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर? सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ने वाले हैं अंडर द 5 लॉज जो हम इसके अंडर पढ़ने वाले हैं, उसमें से फर्स्ट लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज़ वेरी सिंपल। इसका जो इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये लॉ क्या है। ये लॉ बोलता है द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। एम आई क्लियर? समझ आ रहा है? ये लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट स्टेट्स दैट सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू, और या मैं बोल सकती हूँ शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा, सपोज कार्बन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? समझ आ रही है? कार्बन इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव carbon dioxide. Okay, so this example we have taken carbon combining with oxygen to give carbon dioxide. Now what is the mass of carbon? Carbon का mass क्या होता है हमको पता है, it is 12. Okay, so अगर मैं मोल्स के हिसाब से लेती हूँ तो यहाँ पे मैं 12 ग्राम्स लिख देती हूँ। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है, एंड सिंस यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड का मास। ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे देखो एक कार्बन है तो 12 प्लस ऑक्सीजन, वही 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 दैट इज 44 ग्राम्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 12 प्लस 32 तो कितना आ रहा है? 44 ग्राम्स। तो हमको क्या मिला देखो, रिएक्टेंट साइड में भी वी आर गेटिंग 44 ग्राम्स, प्रोडक्ट साइड में भी ऑल्सो वी आर गेटिंग 44 ग्राम्स, और आई कैन से द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ आया? सो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका किसका? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ। इसको हम लोग अदर वर्ड्स में ये भी बोलते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं मास को, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल। इसका हम एक क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको और अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा आपको ये टॉपिक। देखते हैं एक बार। एक क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है, 1.5 ग्राम्स ऑफ C2H6। C2H6 किसको बोलते हैं? इथेन को, राइट? सो इट ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन वो हमको क्या देता है? गिव्स 4.4 ग्राम्स ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम्स ऑफ H2O, राइट? तो हमको यहाँ पे बोला है शो दैट दिस obeys the law of conservation of mass। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो। 1.5 grams of C2H6 on complete oxidation gives 4.4 gram of carbon dioxide and 2.7 grams of H2। इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखती हूँ तो ये आ जाएगा C2H6 कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोल रहा है मतलब +O2
गिव्स राइज टू, हमको पता है कोई भी अगर एल्केन हो या एल्कीन कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन हो उसको अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो बैलेंस हम करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर दिस वुड बी 2, ओके, दिस वुड बी 4 एंड दिस वुड बी 7 एंड दिस वुड बी 6, ठीक है। और एक चीज़ हम भूल गए, यहाँ पर हीट भी हम मेंशन करते हैं बिकॉज हीट भी इवॉल्व आउट होता है वहाँ पर, दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो ये बैलेंस्ड इक्वेशन जो है अब ये हमारे काम का है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज गिवन टू अस, मैंने फिर से ये इक्वेशन लिख दिया है, 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स राइज टू 4CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट। और क्वेश्चन का जो डेटा था गिवन वो ये था कि 1.5 ग्राम ऑफ इथेन जब बर्न करता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करता है, तो वो देता है 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर। दिस इज़ क्लियर। अब हमको क्या बोला था, हमको क्वेश्चन में बोला था शो दैट कि ये जो गिवन डेटा है हमको वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट काम मेरे को क्या करना है, फर्स्ट काम मेरे को देखना है कि ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ना। तो इसके टर्म्स में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब 2 मोल्स ऑफ C2H6 होता है, जो 2 मोल्स ऑफ C2H6 है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2, ठीक है। इट कंबाइंस विथ 7 मोल्स ऑफ O2, 7 मोल्स ऑफ O2 दिख रहा है आपको, 2 मोल्स ऑफ इथेन कंबाइंस विथ 7 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। अभी हमको क्या दिया हुआ है, 1.5 ग्राम दिया हुआ है, तो पहले क्या होगा, मेरे को इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो मोल्स में कन्वर्ट करते कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। एम आई क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब C2H6 का मोलर मास कैसे निकालते हैं देख लो। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 हमको निकालना है, जिसका हमको गिवन कितना दिया हुआ है, 1.5 ग्राम्स, ठीक है। तो गिवन मास हमारा हो गया 1.5 बाय मोलर मास C2H6 का हो जाता है 30, ठीक है। सो इसका ऑल ओवर हमको कितना मिल जाएगा, ये 1/20 मोल्स, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6 हमको मिल गया 1/20 मोल्स, क्लियर। अब अगेन मैं ये वाले स्टेप में आती हूँ, देखो ये वाला स्टेप, ये स्टेप में हमको क्या बोल रहा था, 1 सेकेंड, ये स्टेप में हमको बोला था 2 मोल्स ऑफ C2H6 गिव 7 मोल्स ऑफ O2, है ना। और हमने निकाला 1.5 ग्राम इक्वल टू 1/20 मोल्स ऑफ C2H6, ठीक है। तो अभी मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/20 मोल्स ऑफ C2H6 विल गिव हाउ मच मोल्स, और या विल रिएक्ट विथ हाउ मच मोल्स ऑफ O2, देखो 7/2 इंटू 1/20 मोल्स ऑफ O2, राइट। ये यूनिटरी मेथड आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, या आपके क्लास 8-9 में, आई थिंक 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे। ये यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया, क्या निकाला, जब 2 मोल था इथेन का तो वो 7 मोल्स ऑफ O2 के साथ कंबाइन कर रहा था। अब ये 1/20 मोल्स ऑफ इथेन है, 1/20 कहाँ से आ रहा है, ये जो 1.5 ग्राम गिवन है, ठीक है। तो 1.5 ग्राम से हमको मिल गया 1/20 मोल्स। अब ये 1/20 मोल्स कितने मोल्स ऑफ O2 के साथ कंबाइन करेगा, 7/2 इंटू 1/20, दैट इज आई कैन राइट 7/40 मोल्स ऑफ O2, राइट। ये वाला नंबर को आप याद रखिए, 7/40 मोल्स ऑफ O2, ओके। सो नाउ सी 1.5 था, ये 4.4 और ये 2.7। नाउ हमको क्या मिला, 7/40 मोल्स ऑफ O2, राइट। अब इसका हम मास निकाल लेते हैं, ठीक है। मास कैसे निकालेंगे, देखो 1 मोल ऑफ O2 का कितना होता है, 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू O का कितना होता है 16, और यहाँ पे सिंस 2 है तो 16 इंटू तो 32 ग्राम्स, है ना। 1 मोल का 32 ग्राम्स मास होता है, तो 7/40 का कितना होगा, 7/40 इंटू 32 कर देती हूँ,
तो ये तुम आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज सपोज 8 एंड ये 10, तो 5.6 ग्राम्स अप्रॉक्स, ठीक है, सॉरी अप्रॉक्स नहीं, एग्जैक्टली 5.6 ग्राम्स। ओके क्लियर। सो नाउ मैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है ये कितना हो जाएगा 5.6 ग्राम्स, ये 1.5 ग्राम, ये 5.6 ग्राम। नाउ अभी हमको देखना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ रिएक्टेंट्स हम देख लेते हैं, सम ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स, सॉरी सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हो जा रहा है, देखो ये 1.5 प्लस ये 5.6, दिस इज कमिंग टू हमारा 1 एंड दिस इज 7.1 ग्राम्स। ठीक है, अब इधर सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4.4 प्लस ये वाला 2.7, दैट इज़ ये भी हमारा आ गया 7.1 ग्राम्स। तो आपको दिख रहा होगा कि जो प्रोडक्ट का जो टोटल मास है दैट इज इक्वल टू रिएक्टेंट का टोटल मास, और आई कैन से द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। हेंस ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके क्लियर। तो आई थिंक आपको ये वाला लॉ अच्छे से समझ आ गया होगा। वंस अगेन मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट लॉ जो था दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। It states that the sum of mass of reactants is equal to the sum of mass of products। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है, बहुत ही इजी सा है। जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द मास इन द रिएक्टेंट साइड एंड द मास इन द प्रोडक्ट साइड। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, इसका एक डेफिनेशन है लंबा सा, मैं पहले उसको लिखती हूँ फिर आपको धीरे धीरे उसको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है, अ केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच source is taken, no matter from which source taken, contains the same elements combined together in a fixed proportion by mass। ओके, तो आप लोग बोलोगे मैम ये तो बहुत ही लंबा सा डेफिनेशन लिख दिया आपने, बट नहीं, ये बहुत ही इजी सा चीज़ है, इजी सा डेफिनेशन है, बस दिखने में लंबा है। ठीक है, इसको एक बार अपने देखते हैं धीरे धीरे, पार्ट बाय पार्ट उसको कट करते और देखते समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, अ केमिकल कंपाउंड, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज़ टेकन, नो मैटर कहीं से भी वो लिया हुआ है। ठीक है, कंटेन्स सेम एलिमेंट्स उसके होंगे, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो सेम एलिमेंट्स होंगे, एंड वो सेम या हम कह सकते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में कंबाइन करे होंगे। उसका मतलब क्या है, अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा। ये डेफिनेशन है, सॉरी मेरे को बार बार रब करना पड़ा बिकॉज बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है, सो देखो मैं सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का मैं एग्जांपल लेती हूँ। वाटर हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं रेन वाटर लूँ या मैं टैप वाटर लूँ या मैं टैंक वाटर लूँ या मैं ओशियन वाटर लूँ या मैं कोई भी सोर्स से लूँ, कहीं से भी लूँ, नदी से लूँ, सी से लूँ और ओशियन से लूँ, कहीं से भी लूँ। ठीक है, हमेशा पानी का फॉर्मूला क्या होगा, पानी कैसे बनेगा, इट विल बी फॉर्म्ड व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H या टू एटम्स ऑफ H कंबाइन करेंगे विथ वन एटम ऑफ O, दैट इज़ हमको हमेशा वो H2O के फॉर्म में ही मिलेगा, नो मैटर मैं उसको कहीं से भी लूँ।
समझ आ रही है ना। तो H2O के फॉर्म में ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी इसका मास के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे H का कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, सो 2:16 और आई कैन से 1:8, 1:8 के प्रपोर्शन में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे बाय मास टू गिव अस वाटर, नो मैटर फ्रॉम विच एवर सोर्स इट इज़ टेकन। समझ आया। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी, अगर मैं जैसे सपोज हमने लिया NaCl है ना, तो आप NaCl कहीं से भी लाओ, आप नदी से लाओ, आप कहीं से भी प्रोड्यूस करो, कुछ भी करो, लेकिन NaCl का बाय मास उसका प्रपोर्शन कितना होगा सोडियम और क्लोरीन का, दैट शुड बी सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। तो ये उसका प्रपोर्शन फिक्स रहेगा। अगर ये प्रपोर्शन चेंज हो जाएगा तो वो NaCl नहीं बनेगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। समझ रहे हो आप, ठीक है। सो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन हमने देख लिया क्या था। अभी उसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं या एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट 1 सपोज हम लिखते हैं उसको, उसमें 2.43 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्न किया विथ ऑक्सीजन ऑन बर्निंग with oxygen gave 0.403 grams of magnesium oxide MgO। क्लियर। ये एक्सपेरिमेंट 1 से हमको मिला। एक्सपेरिमेंट 2 से क्या डेटा हमको मिल रहा है, देखो एक्सपेरिमेंट 2 से हमको डेटा मिल रहा है 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन गेव 0.303 ग्राम्स ऑफ MgO। ठीक है, देख लो क्या क्या डेटा है। 2.43 ग्राम बर्न किया तो कितना मिला 0.403 ग्राम्स, एंड 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बर्न किया तो हमको मिलता है 0.303 ग्राम्स ऑफ MgO। क्लियर, ठीक है। तो 1 सेकेंड। ओके, सो आई हैव रिटन ऑल द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल। ठीक है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और MgO सबका जो भी गिवन डेटा था मैंने ये टेबल में लिख दिया है, अलग अलग दोनों एक्सपेरिमेंट्स में। अब हमको क्या देखना है, ऑक्सीजन कितना कितना मिल रहा है इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे। अरे अभी तो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप देख लो, ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये वन ऑफ द रिएक्टेंट है, तो सेकेंड रिएक्टेंट का आप कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, है ना। 0.403 माइनस 0.243, तो ये आपका कितना आएगा, दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 0.160 आएगा। ठीक है, 0.160 ये दिख रहा है ना, हाँ ओके, सो 0.160। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में निकाल लेती हूँ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कितना आ रहा है देखो, इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 0.120। ओके, 0.120। सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का आपको मास मिल गया है अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, 1 सेकेंड। ओके, सो अभी हम लोग को ये डेटा मिल गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का दोनों में। अब हमको देखना है कि इनका रेशियो क्या आ रहा है दोनों एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, अगर वो रेशियो मैच करता है दैट मीन्स इट ओबेज द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो इसका रेशियो क्या होगा, 0.243 is to 0.160। दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3:2 अप्रॉक्स, है ना। 8 के टेबल से हम करें, हाँ 3:2 आ रहा है। ओके, सो सिमिलरली इधर भी मैं ऐसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो लिखती हूँ, तो ये 0.182 था, इस टू ये वाला हो गया 0.120, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 3:2 के रेशियो में आ रहा है। 6 के टेबल से आप देख लो तो 3:2 के रेशियो में आ रहा है। ठीक है, सो हमको मिल गया दोनों ही एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कितने रेशियो में कंबाइन कर रहा है, 3:2। हेंस ये वाला लॉ भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सुन लो। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन क्या बोलता है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, ठीक है, या जब भी हम कोई केमिकल कंपाउंड लेते हैं, नो मैटर वो कोई भी सोर्स से लिया हो, कोई भी हम कहीं से भी उसको लाए हों,
उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना जो कंबाइन करते हैं वो फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास में ही कंबाइन करते हैं। एक फिक्स प्रपोर्शन होता है उनका या एक फिक्स्ड रेशियो होता है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड रेशियो था, दैट इज 3:2। ओके, थैंक यू।